दोस्तों नमस्कार, कैसे हो। वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपाई। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसको आप लोग स्टेमन बोलते हो। जिसको आप स्टेमन बोलते हो, या कई लोग इसको माइक्रोस्पोरोफिल भी बोलते हैं। एंड स्टेमन बोलूंगा तो आप समझेंगे कि माइक्रोपाइल बोलूंगा आप समझेंगे स्टेमन। दोनों एक सी टर्म्स है, ठीक है, एक ही चीज के लिए इनको यूज कर रहे हैं, स्टेमन एंड माइक्रोस्पोरोफिल। अच्छा, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव होल्ड है, इसके ग्रुप को बोला जाता है एंड्रोशियम। मेल रिप्रोडक्टिव होल्ड को बोला जाता है एंड्रोशियम, एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज स्टेमन। यानी बहुत सारे स्टेमन जुड़ करके क्या बोल देंगे, एंड्रोशियम। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है मेल रिप्रोडक्टिव होल्ड में? एक स्टेमन की स्ट्रक्चर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये एक स्टेमन है। इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज फिलामेंट। ये फिलामेंट है, और फिलामेंट की टिप पर दो लोब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको बोलते हैं एंथर। और तुम्हें पता है इसी एंथर के अंदर देखो, गौर से देखो, इसी एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, या हम जिसको बाद में जाकर के पोलन ग्रेन भी बोलते हैं। तो वो पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर कहाँ बनते हैं जी? वो बनते हैं एंथर के अंदर। और एक बड़ी जरूरी बात, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है कनेक्टिव नाम की। देखो कनेक्टिव कहाँ प्रेजेंट होती है? ये फिलामेंट के ऊपर की तरफ, और ये जो दोनों ये लोब्स हैं इनके बीच में यहाँ पर प्रेजेंट होती है स्ट्रक्चर, ये कनेक्टिव, ठीक है। ये जो कनेक्टिव स्ट्रक्चर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस कनेक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट वेस्कुलर सप्लाई इन ए स्टेमन, तो वो बोलेंगे कनेक्टिव। कनेक्टिव ही वो है, यहाँ तक वेस्कुलर सप्लाई प्रेजेंट होती है। मतलब पूरा जो भरण पोषण है, इसका खान पान कौन देखता है? कनेक्टिव देखती है। कनेक्टिव तक वेस्कुलर सप्लाई प्रेजेंट है। तो एंथर वगैरह जहां भी खाना पहुंचाना होता है, कौन पहुंचाती है? कनेक्टिव। फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर, दे कंसिस्ट ऑफ ए स्टेमन। ओके, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये कनेक्टिव है ना, ये इस फिलामेंट को इन एंथर लोब्स से कनेक्ट कर रही है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो दोनों एंथर की लोब्स हैं, इनको ये कनेक्टिव जोड़ रही है। मतलब कनेक्टिव क्या है? एंथर एंड फिलामेंट और टू एंथर लोब्स, एंथर एंड फिलामेंट और two anther lobes are attached together with the help of small region called connective। ये small region called connective, इसकी मदद से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। And as I said, connective contains vascular tissue। क्या प्रेजेंट होता है कनेक्टिव में? वेस्कुलर सप्लाई प्रेजेंट होती है। ओके, उसके बाद में एंथर के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूं मैं आपको। एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड। एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। तुम देख रहे हो ना, इसमें ये दो लोब्स प्रेजेंट है, दो लोब्स इसमें प्रेजेंट है। सो वी कैन कंक्लूड दैट एंथर इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ टू एंथर लोब्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइलोब्ड। ओके, another sentence for anther is each anther lobe has two theca। हर एक एंथर लोब, जैसे मैं आपको फिर बना के दिखाऊं, ये एंथर लोब है, ये बाइलोब्ड है, ठीक है ना। ये एक लोब, ये दूसरे लोब, बाइलोब्ड। और हर एक लोब के अंदर दो थीका प्रेजेंट होती हैं। हर एक लोब के अंदर दो थीका प्रेजेंट होती हैं। सो ईच एंथर लोब हैज टू थीका, इट इज कॉल्ड डाइथीकस। समझ रहे हो? हर एक एंथर लोब को डाइथीकस बोलेंगे। ईच लोब कंटेन दो थीका, देन इट इज कॉल्ड डाइथीकस, ठीक है। ओके, चलो अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि चार माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं एंथर के अंदर। स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, या जिनको हम स्पोरोजीनस टिश्यू बोलें। ये जो आप यहाँ पर एक बार मैं स्ट्रक्चर पे फोकस कीजिए। मैं ये स्ट्रक्चर में अगर आपको बताऊं तो मैं बोलूँगा कि देखो यहाँ पर ये चार माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया 1 2 3 4, सो देयर आर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ ए एंथर। ये क्या है? ये क्या है? इट इज
ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, इट इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। तुम्हें पता है यही माइक्रोस्पोरेंजिया आगे जाकर के डेवलप होते हैं, या मैं कहूँ डिफरेंशिएट होते हैं पोलन सैक में आगे जाकर के यही माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सैक में डिफरेंशिएट होते हैं, और पोलन सैक के अंदर मियोसिस होने से, रिडक्शनल डिवीजन होने से पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। और कितने होते हैं ये? 4 पोलन ग्रेन्स होते हैं। मतलब एक पोलन सैक में 4 पोलन ग्रेन्स बनते हैं। मियोसिस होने से 4 पोलन ग्रेन्स रिजल्टेंट बनते हैं। मैं क्या बता रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया है 4, पोलन सैक्स बनेंगे इनसे, और फिर उनसे क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन्स बनते हैं। और ये बात आपको, ये 4 बनेंगे, 10 बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे, ये सारी चीज़ अगर मैं आपको, ये क्या है कि मैंने यहाँ पर पूरा एकदम क्लियर नहीं लिखा हुआ, ये क्लियर आपको तब समझ में आएगा जब हम ये स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद में पूरा इसकी डिटेल्ड पूरी स्टडी करेंगे, मैकेनिज्म को अच्छे से एक एक करके लिखेंगे और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। हाँ, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं इस पे बेस्ड कि कितने पोलन ग्रेन बने, इतनी पोलन सैक है, इतनी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, अब ये पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, इनको अर्लियर स्टेज में माइक्रोस्पोर्स भी बोला जाता है। माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस कौन करता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूस करती है। माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस कौन करता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूस करती है। माइक्रोस्पोर क्या प्रोड्यूस करती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या प्रोड्यूस करती है? माइक्रोस्पोर्स जो आगे जाकर के डिफरेंशिएट होकर के बनाते हैं पोलन ग्रेन्स। ओके, अब तुम्हें पता है हम हर जगह कैप्सिला को एक रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, क्योंकि कैप्सिला इज अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो यहाँ भी बोल रहे हैं कि जो कैप्सिला है, कैप्सिला तुम्हें पता है कौन सी फैमिली की मेंबर होती है? कैप्सिला इज अ मेंबर ऑफ फैमिली क्रूसीफेरिया, जिसको ब्रासिएसी भी बोलते हैं। क्रूसीफेरिया, ब्रासिएसी, ये कैप्सिला की फैमिली है। इन कैप्सिला एंथर्स आर डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। मेरी बात सुनो, एंथर डाइथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं कैप्सिला के अंदर। आई कैन से दैट द एंथर्स आर डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट हैं। मतलब ये जो जनरल कंडीशन बताई जा रही है कि कैप्सिला में क्या होता है, वैसा ही होता है जैसा हमने पढ़ा है। डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है, एक फैमिली होती है मालविएसी। ये फैमिली है ना मालविएसी, इसके जितने भी मेंबर होते हैं ना प्लांट्स, जितने भी प्लांट मेंबर हैं इसके, उनके अंदर जो एंथर है वो मोनोथिकस होता है, यानी उसमें एक थीका प्रेजेंट है। और एक थीका प्रेजेंट है तो स्पोरेंजिया कितनी होगी? अरे 2 होंगी। एक लोब के अंदर, एक थीका के अंदर 2 स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पर जनरल कंडीशन में जब हम देख रहे थे तो जनरल कंडीशन में 2 लोब्स थी और एक लोब के अंदर 2 थीका, तो फिर कितनी हो रही थी? टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो रही थी। तो ये ऐसी स्ट्रक्चर कुछ बन रही थी जनरल केस के अंदर। जनरल केस के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर बन रही थी, जनरल केस में ऐसी स्ट्रक्चर बन रही थी। लेकिन अगर मान लो कि ये एक ही लोब हो तो अगर कोई एंथर मोनोथिकस हो तो, अगर कोई एंथर मोनोथिकस होगा तो उसमें 22 स्पोरेंजिएट कंडीशन होगी, जैसा यहाँ मालवेसी में दिखाया जा रहा है कि मोनोथिकस एंड 22 स्पोरेंजिएट, दैट इज एक्सेप्शन ऑफ मालवेसी। ओके, अब आई होप आपको समझ में आया हो, और समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, और नहीं समझ में आया तो थोड़ी कम अच्छी बात लेकिन बहुत अच्छी बात। अब आपको समझ में आएगा, इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको श्योरली समझ में आएगा, आई एश्योर यू। देखो, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, और यहाँ मैंने बनाया है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। यहाँ मैंने बनाया है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। अगर एंथर को ट्रांसवर्स सेक्शन से तोड़ करके, काट करके देखा जाए, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, तो ये आपको टेट्रागोनल दिखता है। टेट्रागोनल 4 साइड है, टेट्रागोनल दिखता है आपको ये। और इसमें जो है माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, जिनको प्लूरल माइक्रोस्पोरेंजिया बोल रहे हैं, ये नियरली सर्कुलर होती हैं।
टेट्रागोनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर नियरली सर्कुलर। ओके, अब इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको बीच में नीले कलर में कुछ दिख रहा है, दिस इज कनेक्टिव, जो वहां बोला था, दिस इज कनेक्टिव वेस्कुलर सप्लाई जहां पर प्रेजेंट है, जो दोनों लोब्स को फिलामेंट के साथ बांध कर रख रहा है। यहां पर ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं ये है माइक्रोस्पोरेंजिया, और या जिनको स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं, कि यहां पर स्पोरोजिनस टिश्यू है, और ये इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, उस स्पोरोजिनस टिश्यू की कुछ सेल्स, उस स्पोरोजिनस टिश्यू की कुछ सेल्स डिफरेंशिएट होकर क्या फॉर्म करती हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मदर यानी मम्मी, और माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी माइक्रोस्पोर की मम्मी, और माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या फॉर्म करती है, माइक्रोस्पोर्स फॉर्म करती है, जिनको आगे जाके लोग पोलन ग्रेन के नाम से जानते हैं। ओके, माइक्रोस्पोर मदर की सेल के सामने आपको दिख रहा है स्टोमियम। ये स्टोमियम क्या होता है समझ में आएगा। कुछ जगह होती हैं इसके अंदर सरफेस पे जिनको स्टोमियम बोला जाता है। ये क्यों बोला जाता है इनको स्टोमियम, क्या इनका फंक्शन होता है, वो नीचे इस सेक्शन में पढ़ेंगे हम। यहां पर आपको टेप्टुम दिख रही है, ये एक लेयर है जो माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर प्रेजेंट है, टेप्टुम। ओके, उसके बाद में यहां पर आपको बाहरी बार एपिडर्मिस दिख रही है नीले कलर में। इस एपिडर्मिस पर बहुत जगह पर, इस एपिडर्मिस पर बहुत जगह पर कैलोज बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, कैलोज की थिकनिंग्स होती हैं, कैलोज डिपॉजिट हो जाता है इसकी एपिडर्मिस पर, कैलोज बैंड्स। मिडिल लेयर एंडोथीसियम, देखो सबसे पहली लेयर है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर आपको कई जगह देखने को मिलता है कैलोज बैंड्स। एपिडर्मिस के अंदर दूसरे नंबर पे एंडोथीसियम, सिंगल लेयर एपिडर्मिस, उसके नीचे एंडोथीसियम, फिर उसके अंदर मिडल लेयर्स, मिडल लेयर्स के अंदर चौथे नंबर पे टेप्टुम। ये क्या है, ये मैंने ऑर्डर बताया कि किस ऑर्डर में लेयर्स प्रेजेंट है। बाहरी बाहर क्या, पहले नंबर पे एपिडर्मिस, दूसरे नंबर पे एंडोथीसियम, तीसरे नंबर पे मिडल लेयर्स यानी मल्टीपल होती हैं, और फिर अंदर ही अंदर टेप्टुम, टेप्टुम। So this is the system of layers which is present in anther. Okay, ये आपको याद करना है, जिसको हम अभी पढ़ेंगे बड़े डिटेल से। These are microsporangia. So मैंने ये स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दिया। अब स्ट्रक्चर को आप अच्छे से इसको ड्रॉ कीजिए, और इसको रेफरेंस मानते हुए अभी मैं जो भी बातें बोलूँगा उनको इस पे फेंक के मारना, देखते हैं एप्लीकेबल होती है या नहीं होती। देखो ज़रा, सबसे पहले एपिडर्मिस लिखा है मैंने, एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर, यही तो बोला था मैंने, झूठ तो बोलता नहीं हूँ मैं। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर, सिंगल सेल्ड थिक लेयर, मैंने हाथ शो किया था ना, सिंगल सेल्ड थिक लेयर। अब आउटर मोस्ट है, थिक लेयर है, क्या काम करती है, प्रोटेक्शन। क्या काम करती है, प्रोटेक्शन। जैसे हमारी स्किन में एपिडर्मिस होती है, वो क्या काम करती है, वो भी प्रोटेक्शन का काम करती है, वैसे ये भी क्या काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। यहाँ पर नंबर 2 पर लिखा हुआ है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम दूसरी लेयर है, इट इज सिंगल सेल्ड थिक लेयर, अगेन इट इज सिंगल सेल्ड, मैंने वो भी ऐसे हाथ से शो किया था। एंडोथीसियम भी सिंगल सेल्ड होती है, मतलब एक लेयर ऐसे थिक है। ओके, अब मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ और उनको मैं आपको समझाऊंगा, देखना ज़रा एप्लीकेबल है या नहीं। सबसे पहले, ड्यूरिंग मैचुरेशन ऑफ एंथर वेरियस चेंजेस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट वॉल ऑफ सेल्स ऑफ एंडोथीसियम। मैं बोल रहा हूं कि जब मैचुरेशन होता है एंथर का, तब ये जो एंडोथीसियम की जो लेयर है, जैसे ये प्रेजेंट है यहाँ पर, तो ये बड़ी सेल्स की बनी हुई होती है ना, सेल्स की बनी हुई एंडोथीसियम की लेयर, ठीक है। तो इसमें बहुत जगह पर सेल्स में चेंजेस आते हैं। इस लाइन का मतलब ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ एंथर, जब एंथर मैच्योर करता है, वेरियस चेंजेस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट वॉल ऑफ सेल्स ऑफ एंडोथीसियम। इसमें बहुत जगह, इस पूरी लेयर में जब मैच्योरेशन होता है एंथर का, तब इसमें बहुत जगह पर
इस लेयर में, सेल्स में कोई चेंज आता है, वो चेंज क्या होता है? आउटर वॉल रिमेन्स थिन। इसकी जो आउटर वॉल है, जैसे क्या है कि ये यहाँ पर बोला गया है कि ये सिंगल सेल्ड है, लेकिन आप यहाँ देख पा रहे हो इन डिफरेंट वॉल ऑफ सेल्स ऑफ एंडोथीशियम। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे तो कंफ्यूजिंग लग रहा है, आपको नहीं लग रहा क्या? लग तो रहा है सर, बताओ। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि एंडोथीशियम, मैंने बोला सिंगल सेल्ड है लेकिन थिक है, सिंगल सेल्ड है लेकिन थिक है। तो यहाँ पर ऐसे बोला गया है कि जब, मतलब ऐसे मान लो कि थिक है तो यहाँ तक फैल रही होगी, यहाँ तक ये फैल रही होगी, ऐसे फैल रही होगी, ठीक है। मान लो सिंगल सेल्ड है लेकिन थिक है। अब थिक है तो यहाँ पर सेंटेंस बोला गया कि जब एंथर मैच्योर होता है तो बहुत जगह पर कुछ चेंज आता है। आउटर वॉल रिमेन्स थिन। जो आउटर वॉल है ना, मतलब जो बाहर की जगह, जैसे कोई मोटी चीज है तो उसमें बाहर का जो स्पेस है, बाहर वाली जो पार्ट है उसका, वो तो क्या रहता है? थिन ही रहता है। लेकिन जो उसकी रेडियल वॉल्स है ना, जो रेडियल वॉल्स हैं और इनर वॉल्स हैं, जो उसकी रेडियल वॉल्स हैं और इनर वॉल्स है ना, वहां पर क्या होता है? थिकनिंग हो जाती है अल्फा सेल्यूलोज फाइबर्स की। मैंने बोला आउटर मोस्ट एंडोथीशियम जो एक सिंगल सेल्ड थिक लेयर है, उसमें जो आउटर मोस्ट पार्ट है, आउटर वाली जो जगह है, वो तो क्या रहती है? वो तो थिन ही रहती है। लेकिन जो उसकी रेडियल लेयर है, रेडियल जो बीच में है, और इनर जो लेयर है, वहां पर अल्फा सेल्यूलोज फाइबर्स की थिकनिंग हो जाती है। बोलो हाँ या ना? अल्फा सेल्यूलोज फाइबर की थिकनिंग हो जाती है। अल्फा सेल्यूलोज फाइबर की थिकनिंग हो जाती है, कहने का मतलब अल्फा सेल्यूलोज वहां पे डिपॉजिट हो जाता है। कैलोस बैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट अलोंग रेडियल वॉल्स। जो ये रेडियल वॉल है वहां पर कैलोस बैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। आर ऑल्सो प्रेजेंट अलोंग रेडियल वॉल। कैलोस बैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया ना, जैसे एपिडर्मिस पे रेडियल ये कैलोस बैंड्स प्रेजेंट, वैसे ये एंडोथीसियम पे भी प्रेजेंट होते हैं कैलोस बैंड्स, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमने अभी तक क्या क्या बात की? हमने अभी तक ये बोला कि एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस का जो पार्ट है आउटर वाला, वो तो थिन होता है, लेकिन जो रेडियल और इनर वॉल है एंडोथीसियम की, उसके अंदर अल्फा सेल्यूलोज फाइबर्स की थिकनिंग हो जाती है, वो डिपॉजिट हो जाते हैं, और साथ में कैलोस भी डिपॉजिट हो जाता है, कैलोस बैंड्स भी बन जाते हैं, और ऑल्सो प्रेजेंट अलोंग रेडियल वॉल, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। ये कब होता है? जब एंथर मैच्योर होता जाता है। ओके ये काम, ये जो यहाँ पर ये काम हो रही है, ये क्या, किस की चीज़ को हेल्प करने के लिए, ये क्या इनका रिजल्ट होता है? इनकी वजह से ये जो पूरी की पूरी एंथर की स्ट्रक्चर है ये स्टेबल हो जाती है। इसमें थिकनिंग आ गई कहीं ना कहीं, तो क्या होता है कि ये आसानी से बर्स्ट नहीं हो पाती, ठीक है। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, ये इसके अंदर क्या बना रही है? माइक्रोस्पोर्स बना रही है। अब इन माइक्रोस्पोर्स को क्या करना पड़ेगा? इन माइक्रोस्पोर्स को लिबरेट करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट में बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन बाहर कैसे निकालें? बताओ क्या तरीका बाहर निकालने का? बाहर निकालने के लिए होता है एंथर का डेहिसेंस, यानी एंथर फूट जाता है, कहीं से फट जाता है एंथर, तो उसमें से पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो अब फटेगा कैसे? अब फटेगा कैसे? क्योंकि यहाँ पर तो कैलोज और अल्फा सेल्यूलोज की थिकनिंग हो रही है, जिसकी वजह से स्टेबिलाइज हो गई है ये लेयर्स, ये फटने वाली नहीं है, नाम नहीं दे रही फटने का। तो इसीलिए भगवान ने एक मैकेनिज्म बनाई, भगवान ने एक चीज़ बनाई, स्पेशल चीज़ बनाई। यहाँ पर भगवान ने स्टोमियम बनाया। स्टोमियम क्या होता है? स्टोमियम आर द प्लेसेस वेयर दीज अल्फा सेल्यूलोज एंड कैलोज थिकनिंग्स आर नॉट प्रेजेंट। मतलब ऐसे समझो कि ऐसा कुछ सीन है, ऐसा कुछ सीन है, मतलब ये क्या है? दिस इज स्टोमियम, दिस इज स्टोमियम। यहाँ पर तो क्या है? अल्फा सेल्यूलोज की, कैलोज की थिकनिंग्स प्रेजेंट है, और बीच बीच में कुछ जगह ऐसी आती हैं जहाँ पर ये थिकनिंग्स नहीं है। तो जहाँ पर ये थिकनिंग्स नहीं है, एंथर वहाँ से फटेगा और वहाँ से पोलन ग्रेन्स, या हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स, यहाँ से रिलीज होंगे। ओके, नीचे मैंने लिख रखा है स्टोमियम, स्टोमियम आर द प्लेसेस वेयर कैलोज बैंड एंड अल्फा सेल्यूलोज थिकनिंग्स आर एब्सेंट।
and these are the places from where dehiscence of anther takes place from here. Dehiscence of anther takes place from here. Okay. उसके बाद में मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, एंडोथीसियम ऑल्सो बिकम हाइग्रोस्कोपिक एंड हेल्प इन डेहिसेंस. अब डेहिसेंस में जब डेहिसेंस होता है तो उसके अंदर एंडोथीसियम लेयर है वो भी बहुत हेल्प करती है. कैसे? ये जो एंडोथीसियम है ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की हो जाती है. हाइग्रोस्कोपिक होने का मतलब ही क्या है कि वो वाटर होल्ड करने लग जाती है, थोड़ी मुलायम हो जाती है. अरे थोड़ी मुलायम हो जाती है तो ये क्या करेगी, थोड़ी मुलायम हो जाती है तो ये डेहिसेंस में हेल्प करेगी. अगर हार्ड रहेगी तो नहीं कर पाएगी ना, थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है तो ये डेहिसेंस में हेल्प करती है. ओके, समझ में आई. अगले नंबर पे जो इसके अंदर मिडल लेयर प्रेजेंट होती है, एंडोथीसियम के अंदर तीसरे नंबर पे मिडल लेयर प्रेजेंट होती है. मिडल लेयर प्रेजेंट होती है, जूम दिस. मिडल लेयर पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है. यहाँ पर बहुत सारी पैरेनकाइमेटस सेल्स बनी हुई होती हैं. यहाँ पर बहुत सारी पैरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती हैं. किसमें? मिडल लेयर में. और क्या काम करती हैं? फूड स्टोरेज का. लला, फूड स्टोरेज का काम करती हैं. मेरी बात सुनो. मिडल लेयर, it is made up of many parenchymatous cells which perform the function of food storage, which perform the function of food storage, which perform the function of food storage. यानी फूड को स्टोर कौन करता है? मिडल लेयर स्टोर करती है. मिडल लेयर में भी कौन करता है? पैरेनकाइमेटस सेल्स फूड स्टोरेज करती हैं. तुम्हें पता है क्या, ये जो मिडल लेयर है, ये मिडल लेयर, ये मैच्योर एंथर में प्रेजेंट ही नहीं होती, गायब हो जाती है, छोड़ के भाग जाती है बीच में ही. जब एंथर मैच्योर होता है, इसकी उम्र होती है, जब इसको किसी की जरूरत होती है ना, तब ये मिडल लेयर वहां पे नहीं होती उसको सहारा देने के लिए. मिडल लेयर इज एब्सेंट इन मैच्योर एंथर. मिडल लेयर इज एब्सेंट इन मैच्योर एंथर. बस ये दगाबाज है, इसकी बात और ज्यादा करूंगा ही नहीं मैं. अब मैं बढ़ता हूँ अगली लेयर की तरफ. इसके अंदर मैंने बोला था टैप्टूम होती है. टैप तुम पास आई यूं मुस्कुराए, तुमने ना जाने क्या सपने दिखाए. बड़ी अच्छी है ये टैप्टूम, बहुत प्यारी लेयर है. मैं बता रहा हूँ एक दिन ये बहुत बड़ा नाम करेगी इसका, एंथर का. बड़ी प्यारी लेयर है. इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे? नीचे लिखा हुआ ही नहीं था. क्या चक्कर है? लिखा क्यों नहीं आपने यहाँ पे? ये देखो आपने जगह खाली छोड़ रखी, क्यों नहीं लिखा? मैंने इसलिए लिखा क्योंकि तुम पास आए तो इसको पास बुला करके डिटेल से पढ़ना पड़ेगा हमें. इतना बड़ा नाम करेगी ये इधर का पूरा सेक्शन भर लेगी, इतना काम करेगी. टैप्टूम, दिस इज टैप्टूम, मेरी प्यारी टैप्टूम. देखना अभी अगले वीडियो में हम टैप्टूम का डिस्कशन करते हैं कि ये लेयर क्या कर सकती है, और इसका डिवीजन भी पढ़ेंगे, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि अलग अलग टाइप की टैप्टूम्स होती हैं. तो चलिए देखते रहिए नीट प्रिपाई और पढ़ते रहिए बड़ी मस्ती से. और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.